हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 30 जिसमें हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल यानी फाइनेंस से रिलेटेड और मैनेजमेंट यानी कि मैनेज करना, यानी फाइनेंस को एक एफिशिएंट वे में मैनेज करना, उसको एक्वायर करना और फिर इन्वेस्ट करना एक फ्रूटफुल मैनर में, ताकि आप स्मूथली अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकें। उसको कहते हैं गाइस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन एम है, जो मेन मोटिव है, वो है आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ को, उनकी पावर को बढ़ाना, उसको बूस्ट करना। अब शेयर होल्डर्स वेल्थ क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, कि आपके पास 100 शेयर हैं कंपनी के जिनकी कॉस्ट है 10 रुपये पर शेयर, यानी कि 1000 रुपये के शेयर हैं आपके पास। लेकिन अगर उस शेयर की वैल्यू 10 रुपये से 12 रुपये हो गई या 15 रुपये हो गई, तो वही 1000 रुपीज़ के शेयर 1200 या फिर 1500 के बन जाएंगे। अब इससे आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की वेल्थ तो बढ़ गई, बिकॉज जो उनके पास अभी शेयर्स हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। और साथ ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कई एस्पेक्ट्स को कवर करती है कि जैसे आप कहीं पर इन्वेस्ट करें, वहाँ से आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले, और जब आप फंड रेज करें तो वो आपको लोअर कॉस्ट पे मिले। और साथ ही आप अपने सरप्लस को किसी फ्रूटफुल मैनर में इन्वेस्ट कीजिए, किसी ऐसी जगह अपना प्रॉफिट लगाइए जिससे वो कई गुना बढ़ जाए। ये मेन एम होता है गाइस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब हम करते हैं गाइस फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग करना। अब हमें पता है दैट प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। तो आप पैसे से रिलेटेड प्लानिंग करोगे कि आपको फ्यूचर में कितने पैसे की, कितने फाइनेंस की ज़रूरत हो सकती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, और फ्यूचर में आप कहाँ से रेज कर सकते हो, डेट से, इक्विटी से, क्या इशू करके, शेयर्स या फिर डिबेंचर। यानी फ्यूचर में अगर आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़े तो आप किन सोर्स से फाइनेंस ले सकते हो। यानी आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हो अपने फ्यूचर में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। आपको एक टाइप का एस्टिमेशन लग जाता है कि अगर हमें फ्यूचर में फाइनेंस चाहिए हो तो हम यहाँ से ले सकते हैं। और जब आप प्री प्लान मैनर में करोगे काम, तो उससे वेस्टेज नहीं होगी। अब हम देखते हैं गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कि ये क्यों ज़रूरी है। फाइनेंस इज़ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। कोई भी एंटरप्राइज हो, कोई भी फर्म हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है उसका फाइनेंस। अगर आपके पास फाइनेंस होगा तो आप सर्वाइव करोगे और तभी आप फ्यूचर में ग्रो भी कर पाओगे। अब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लानिंग का हमने ये फीचर देखा है कि इसमें आप फोरकास्टिंग करते हो, एस्टिमेट्स लगाते हो फ्यूचर से रिलेटेड। अब ये क्या करता है, कंपनी को प्रिपेयर करता है फ्यूचर के लिए कि ये पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है। अब जब आपको किसी सिचुएशन का एस्टिमेट है, अंदाज़ा है कि वो फ्यूचर में हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो अगर वो फ्यूचर में हो जाएगी तो एकदम से आपको शॉक नहीं लगेगा, आप घबराओगे नहीं, हैरान नहीं होगे, बल्कि आप उसका सोल्यूशन निकाल लोगे, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में पता था। अब साथ ही जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो आपके इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग डिसीजन को लिंक करती है। अब वो कैसे गाइज? क्योंकि जो आप फंड रेज करते हो, आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी तो करोगे। जो आपका सरप्लस है आप उसको भी तो इन्वेस्ट करते ही हो कहीं ना कहीं, किसी प्रोजेक्ट्स में या किसी फिक्स्ड एसेट में। जब आपने रेज किया तो वो फाइनेंस है, लेकिन जब आप कहीं लगा रहे हो तो वो इन्वेस्टिंग है, उस पर जो रिटर्न मिलेंगे वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। यानी इन दोनों को लिंक करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, एज वेल एज इट लिंक्स द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। अब कोई भी कंपनी प्लानिंग कर रही है आज प्रेजेंट में फाइनेंस के रिगार्डिंग, जो फ्यूचर में पॉसिबल सिचुएशन, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। अब इससे आप अपने प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक कर रहे हो, बिकॉज प्लानिंग ब्रिजेस द गैप। और एक फीचर प्लानिंग का ये भी हमने देखा है कि जब आप प्लान करते हो, कोई भी काम हो, कोई भी टास्क हो, एक प्लान्ड मैनर में जब आप उसको करते हो तो उससे कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं करोगे आप, और साथ ही कोई वेस्टेज नहीं होगी, क्योंकि इससे क्लैरिटी हो जाती है। जब आप एक प्लानिंग करते हो, आप कोई भी प्रिंसिपल कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे, आप एक प्लान्ड मैनर में कर रहे हो। एंड प्लानिंग ऑल्सो हेल्प्स टू टैकल विद द अनसर्टेनिटीज़। यानी जो फाइनेंशियल प्लानिंग आप करोगे, फ्यूचर में जो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट है या कोई भी अनसर्टेनिटी है, कोई रिस्क है, तो आप आसानी से उससे टैकल कर लोगे, डील कर लोगे, बिकॉज आपको एक आइडिया था उस रिस्क का, उस अनसर्टेनिटी का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस फाइनेंशियल डिसीजंस। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस से रिलेटेड किस टाइप के डिसीजंस लेता है,
तो गाइज ये मेजरली 3 टाइप के होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस, जिनमें फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि आप किस एसेट्स में, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे अपने फंड्स, इससे रिलेटेड डिसीजन लेना ताकि आपको बेस्ट रिटर्न्स मिल सकें अपनी इन्वेस्टमेंट पे, वो होता है गाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म यानी कि जो आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करो, या फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की कोई नई ब्रांच खोल रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स की। और शॉर्ट टर्म कि आप कैश में, इन्वेंट्रीज में या बाकी अपने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टिंग डिसीजंस, जिसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहते हैं। कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एक रेगुलर इनफ्लो हो, अच्छी खासी इनकम हो उस प्रोजेक्ट से जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपको एक बार इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से आपको एनुअल कितना इनफ्लो होगा कैश का। कि अगर 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट में आपको 5 लाख पर ईयर इनफ्लो होगा और दूसरे प्रोजेक्ट में 6 लाख, तो आप दूसरे वाला ही चूज़ करोगे बिकॉज उसमें इनफ्लो ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न। अब जिन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो, आपको जो रिटर्न मिलेगा वहाँ से, उनमें भी आपको एक बार कंपैरिजन कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और जहाँ पर आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले आपको वहाँ पर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। अब आपको बाकी फैक्टर्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना होगा कि अगर आप किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम, रिपेयर्स, अभी प्रेजेंट में उसकी क्या वैल्यू है। और अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कई फैक्ट्स होंगे जिन पर आपको फोकस करना होगा इन्वेस्ट करने से पहले। फिर सेकंड डिसीजन है गाइस फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी आपको फाइनेंस कहाँ से रेज करना है, पैसा कहाँ से उठाना है, इससे रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेना होगा। अब फाइनेंस रेज करने के 2 सोर्स हैं, डेट एंड इक्विटी। डेट यानी कि बोरोड फंड, जो आप बाहर से उधार लोगे, बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स। और इक्विटी आपका ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, जो आपका शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, या फिर आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स जिनसे आपने फंड्स क्रिएट किए। अब इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं गाइस, देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। फर्स्ट है कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस। डिफरेंट सोर्सेज से फाइनेंस रेज करने की कॉस्ट अलग अलग होती है। डेट रेज करने की कॉस्ट कुछ और होगी और इक्विटी की कॉस्ट कुछ और होगी। अब मैनेजर्स इन दोनों की कॉस्ट में कंपैरिजन करते हैं, एनालाइज करते हैं, और जो ज़्यादा चीप होता है यानी ज़्यादा सस्ता होता है उस सोर्स से फाइनेंस को रेज किया जाता है। अब डेट और इक्विटी में ज़्यादा चीपर है डेट, बिकॉज ये टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स है, यानी जब आप टैक्स पे कर रहे होते हैं, इनकम टैक्स, तो वहाँ पर आपको एक ग्रांट मिलता है, एक कंसेशन मिलता है बिकॉज ऑफ डिबेंचर, जो आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे किया है। फिर सेकेंड है गाइस रिस्क। अब जो डेट है वो चीपर सोर्स है लेकिन रिस्की है, बिकॉज आपको डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या जो आपने लोन लिया है उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और साथ ही प्रिंसिपल अमाउंट भी मंथली या फिर एनुअली। बट देयर इज़ नो सच कंपल्शन इन द केस ऑफ इक्विटी। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दे दीजिए, अदरवाइज कंपल्सरी नहीं है। बट जब आपको डिविडेंड पर इंटरेस्ट पे करना है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी अगर आपको लॉसेस भी हुए फिर भी आपको उन्हें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। अगर तो आपको अच्छे कैश फ्लो हो रहे हैं, आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, यानी अच्छे सरप्लस हैं आपके पास, फिर तो आप डेट से रेज कर सकते हैं फाइनेंस, उन्हें आप इंटरेस्ट पे कर पाओगे बिकॉज आपके कैश फ्लो अच्छे हैं। लेकिन अगर शॉर्टेज है कैश की, फिर आपको इक्विटी ऑप्ट करना होगा, फिर आपको शेयर्स इशू करने होंगे या फिर आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कंट्रोल। अब हमें पता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वो ऑनर्स होते हैं, डिसीजन लेने की अथॉरिटी उनके पास होती है। अब अगर वो चाहते हैं कि उनकी ओनरशिप बंट जाए, उनकी अथॉरिटी बाकी लोगों को मिले, तो फिर आप शेयर्स इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं चाहते कि कोई और ऑनर भी हो कंपनी का, फिर आपको डिबेंचर्स इशू करने होंगे, यानी डेट से रेज करना होगा फाइनेंस। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब जो बूम पीरियड होता है तो लोग आराम से शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे। लेकिन जब डिप्रेशन पीरियड है, इतनी डिमांड नहीं है, तो उस टाइम पर आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते, बिकॉज डिप्रेशन पीरियड में इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि वो डिवेंचर्स खरीदें,
क्योंकि शेयर्स में इतना कंपलसरी नहीं है कि आपको हमेशा डिविडेंड मिले। अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, बट डिबेंचर्स में आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और साथ ही प्रिंसिपल अमाउंट मिलने की गारंटी होती है। वो बीइंग एन इन्वेस्टर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। जो इसका थर्ड डिसीजन है गाइज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन और साथ ही फाइनेंशियल प्लानिंग भी देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक करेंगे। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नीचे रेड कलर का बटन है, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहें जो मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँगा।